ये जो केमिस्ट्री की रामलीला है, कोई कंपाउंड पीला और कोई नीला है, यही बात है ना। केमिस्ट्री बहुत ट्रबल कर रही है, लेकिन हमने सीरीज स्टार्ट कर दी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को 100% तैयारी करवा के मैं छोड़ूंगा, ठीक है। हमने कल पहला लेक्चर अपलोड किया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो सबसे पहले आपने वो देखना है, और उसको देखने के बाद आपको फिर ये वाला लेक्चर जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी भी एकदम से क्लियर जो है वो समझ आएगी। आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस क्या करना है, हमने स्टार्ट किया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज के टॉपिक के अंदर लेक्चर के अंदर दो चीजें डिस्कस करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे की टॉपिक है। इसके लिए जो है वो हम इसमें देखेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। जो पिछली वीडियो के अंदर कहता था वही चीज है कि अपने नोटबुक अपने पास रख लो, रजिस्टर अपने पास रख लो, पानी वाली बोतल अपने पास रख लो। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो दरमियान में आपने अगर फोकस कम होता है, कंसंट्रेशन कम होती है तो पानी का जो सिप है वो लाजमी लेना है। तो चलिए मैं बिना जो है वो लेट किए जो है वो इसको स्टार्ट करता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास को जो है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास मैं इसको लिख देता हूं, इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख देता हूं, रैंड, आर ए और एम, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक रैम कंप्यूटर वाले पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रैम केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बच्चे ये वाली जो चीज है ना रिलेटिव एटॉमिक मास में, ये जो एटॉमिक मास है इसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर बड़े ही डिटेल के साथ पढ़ा था, बहुत ही डिटेल के साथ, एज एंड एवरीथिंग इसकी क्लियर की थी। अब यहां पे हमारे पास आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। अब रिलेटिव का जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन करना। एक तो रिलेटिव्स होते हैं ना रिश्तेदार हमारे, जो हमें जीने नहीं देते, ठीक है। लेकिन यहां पे केमिस्ट्री के अंदर रिलेटिव का मतलब क्या है, कंपैरिजन। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक तराजू है, हमारे पास क्या है, एक तराजू है, ठीक है जी। ये एक तराजू पुराने जमाने वाला, ठीक है। अब उस तराजू में क्या है, उस तराजू में हमारे पास दो जो है वो पलड़े होते थे। अब एक पलड़ा फॉर एग्जांपल हम यहां पे बना देते हैं, एक यहां पे ऐसे एक पलड़ा हमने बना दिया, और एक यहां पे ऐसे जो है ना हम एक पलड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल अब आप बाजार गए हैं और आप लेना चाह रहे हैं, आप क्या लेना चाह रहे हैं, आप 1 किलो सब्जी लेना चाह रहे हैं, कोई भी सब्जी लेना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, दुकानदार क्या करेगा, फॉर एग्जांपल वो इधर कोई एक वेट रखेगा, इधर एक वेट रखेगा, ठीक है। वो आप 1 केजी लेना चाह रहे हैं, 1 किलो का वेट रख देगा इधर, और इधर वो आपकी जो है ना वो कोई सब्जी रख देगा, कोई दालें, कोई चीनी, जो भी आप लेना चाह रहे हो ना वो यहां पे रख देगा। और क्या होगा, जब ये दोनों पलड़े एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है ये वाली जो चीज है हमारी ये 1 केजी हो गई। अब किया क्या है हमने इस चीज के मास को इस चीज के साथ कंपेयर किया। ये जो चीज है ना, ये जो हमने पहले ली हुई है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। एकदम से क्लियर करूंगा, एज एंड एवरीथिंग क्लियर करूंगा इसके बारे में। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, और इसके लिहाज से इसके साथ कंपेयर करके हमने इसका मास लिया है, तो इसका जो मास है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मास, इसको कहते हैं रिलेटिव मास। अभी मैं एटॉमिक मास नहीं है, अभी हमने बोला रिलेटिव मास। एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हुए अगर हम किसी दूसरी चीज का मास लेते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव मास। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में, मेरे को ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कहता है जी, the mass of an element, mass of an element as compared, हमने बोला था रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। तो हमने क्या लिया, पहली चीज हमने यहां पे ली mass of an element, mass of an element as compared, उसको कंपेयर किया to the mass of an atom of carbon 12, उसके मास को जब हम किसी भी एलिमेंट के मास को कार्बन 12 के एक एटम के मास के साथ कंपेयर कर देते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है ना वो हमारे पास क्या आती है, रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू आती है। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसका मतलब है जो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, और इसके लिहाज से हम दूसरे का मास ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव मास था, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट या एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर नहीं आ रहा बात। अच्छा, अब हम आगे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कार्बन 12 को ही एज अ स्टैंडर्ड यूनिट क्यों लिया, व्हाई वी टेक कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। हमने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लिया, उसकी
दो तीन रीजन है। रीजन नंबर 1 क्या है, पहले नंबर पे ना जो कार्बन 12 है, आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तीन आइसोटोप है। तो हमने इसके अंदर कार्बन को ही क्यों लिया? और दूसरी बात, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, उन 118 में से भी हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया? पहली रीजन ये है कि बच्चे ये जो कार्बन 12 होता है ना, ये हाईली अबंडेंट होता है, हाईली अबंडेंट आइसोटॉप्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कार्बन के जो तीन आइसोटॉप है उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन 12 पाया जाता है। दूसरी बात, ये स्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी, बल्कि मैं लिखूंगा हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। तो इसलिए तीसरा, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होल नंबर में होता है, होल नंबर में होता है। कितना होता है? 12.0000 AMU होता है, AMU, ठीक है जी, 12.000 AMU। अब इन तीन रीजंस की वजह से हमने कार्बन 12 को क्या लिया? एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लिया। बात समझ आ रही है? हमने क्या बोला? कार्बन 12 क्या है? हाईली अबंडेंट, स्टेबल है। ये ना हो कि हम इसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लें, ये जब हम इसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लें और ये किसी के साथ रिएक्ट कर जाए तो हमारा तो स्टैंडर्ड ही खराब हो जाएगा। स्टैंडर्ड खराब होगा तो ये वाली वैल्यू जो आनी है वो गलत आएगी। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? तीसरे नंबर पे होल नंबर है। जब इसका होल नंबर होगा तो जिस एलिमेंट को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट्स की आएगी होल नंबर के अंदर जो है उनका रिलेटिव एटॉमिक मास है। दिस इज द रीजन। तो आई होप सो कि आपको बच्चे ये डेफिनेशन क्लियर है और ये चीज क्लियर है आपको, और ये वाला कांसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है। अब अगर मैं इसको लिखूं, इसको एक और वर्ड में लिखते हैं, that relative atomic mass is the ratio, relative atomic mass is the ratio, किसकी रेशो है? of mass of an atom and 1/12 of the atom of carbon 12। कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है कार्बन 12, उसके एटम का 1/12 और मास ऑफ एन एटम, या इसको मैं एक और आसान वर्डिंग में कह देता हूं, मैं कहता हूं इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एटम टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, कार्बन 12 आइसोटॉप, इसके दरमियान ये रेशियो। अच्छा, अब अगली बात, ये रेशियो है किसकी? रेशियो है मास टू मास की। अब जब आप इंटरनेशनल बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा कि जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है उसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, सेम जैसी क्वांटिटीज, मास की मास के साथ है, तो जो इस वाले मास का यूनिट होगा वो ही इस वाले मास का यूनिट होगा। यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये याद रहेगा, नो यूनिट। लेकिन आपको पता है हमारे बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसका यूनिट क्या है? AMU, AMU, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास। तो इसलिए ना बच्चों को समझाने के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई बात हुई और पापा उसको घर में नहीं, तो मामा क्या बोलेंगे? अब आपको उस बात का पता है लेकिन मामा आपको डराए, मामा बोलेंगे खबरदार जो अपने पे अंदर से, ऐसे बोलती है। तो इसलिए आपको पता है रिलेटिव एटॉमिक मास कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हम एग्जामिनर को नहीं बता देगा। एग्जामिनर ने आपका पेपर किसके अकॉर्डिंग चेक करना है? आपकी बुक के अकॉर्डिंग चेक करना है। आपने उसमें ये बताना है दैट द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है द यूनिट, एक सिंपल डेफिनेशन हम करते हैं जो कि आपकी बुक में है, द यूनिट यूज्ड फॉर relative atomic mass is called AMU। या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखेंगे, हम लिखते हैं इट इज द 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का जो 1/12 पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा AMU। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कर लें, ये आपके पास कार्बन 12 है, एक एटम है, एक एटम। अगर मैं क्या करूं इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर दूं, 12 इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो उनमें से जो एक पार्ट होगा ना वो हमारे पास क्या होगा? एक AMU होगा। बात समझ आ रही? एक पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा? एक AMU। दोबारा से सुनेंगे, पूरा हमारे पास क्या है? एक कार्बन का एटम है। अब उसने बोला है 1/12,
1/12 of the mass of an atom of carbon। तो अगर हम 1/12 है, 1/12 मतलब 12वां हिस्सा है, अगर हम एक कार्बन एटम लें और उसके 12 इक्वल पार्ट्स कर दें तो इसका मतलब है उनमें से जो एक पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, वो हमारे पास 1 AMU के इक्वल है, 1 AMU के। बात समझ आ रही है? अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूं कि हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे कार्बन 12 रखा, लेकिन अगर मैं उस कार्बन 12 के क्या करता हूं, कार्बन 12 के मैं 12 पार्ट्स करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने कार्बन 12 रखा था लेकिन मैंने उसके क्या कर दिया, 12 पार्ट कर दिए। तो इसके अंदर जो ये एक पार्ट है इट इज 1 AMU, स्टैंडर्ड यूनिट हमने रख दिया, तो 1 AMU हमारे पास बात में आ गई। अब देखो इसके बारे में अगर मैं यहां पे मैं कार्बन रखूंगा तो इसका मतलब है मुझे यहां पे कितने रखने पड़ेंगे, ये 12 AMU ही रखने पड़ेंगे। और अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे हाइड्रोजन तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से ये सारे खत्म करना पड़ेंगे, ये सारे खत्म करके क्या करना पड़ेगा, 12 में से सिर्फ और सिर्फ 1 AMU रखना पड़ेगा। जब मैं 1 AMU यहां पे रखूंगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU है, या उसको हम और अच्छे तरीके से लिखें तो 1.008 AMU। लेकिन अगर मैं यहां पे रख देता हूं ऑक्सीजन, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसका मतलब है मुझे यहां पे ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे 16 AMU रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने 16 यहां पे AMU रखे और इसका मास इक्वल हो गया। तो जब मैंने 16 यूनिट्स यहां पे रखे और इसका मास इक्वल हुआ तो मैंने यहां से अंदाजा लगा लिया दैट ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 AMU है। कंपेयर आपने क्या किया, कंपेयर किया। हाइड्रोजन लिखा था तो यहां पे सिर्फ 1 AMU रखा तो दोनों का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपने समझ गए कि हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 AMU। आपने यहां ऑक्सीजन रखा तो आपको कितने AMU यहां पे रखने पड़े, आपको 16 AMU यहां पे रखने पड़े, फिर ऑक्सीजन का मास इक्वल हुआ। तो आप समझ गए ऑक्सीजन का मास कितना है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 16 AMU। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमने यहां पे 1 किलोग्राम का वजन रखते और यहां पे एक सिंगल एटम रख देते तो हमारे पास हम एक सिंगल एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत AMU की क्यों पड़ी, टू फाइंड द मास ऑफ सिंगल एटम। हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करके एक सिंगल एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे डॉट लगाया है, इसमें भी 2 मिलियन से ज्यादा एटम्स, 2 मिलियन से भी ज्यादा एटम्स। बात समझ रहे हैं, 2 लाख से भी ज्यादा एटम्स है। तो फिर एक एटम कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो मेरे पास कोई ऐसा बैलेंस ही नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं है कि मैं यहां पे यूज करूं और उसका मास इक्वल हो जाए किलोग्राम ग्राम में। तो फिर मैंने क्या यूनिट यूज किया, AMU यूज किया। क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास एक AMU होता है, एक AMU होता है बच्चे, वो होता है 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम। 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम। क्या ऐसा होता भी है नहीं होता, हम इसको प्रूव भी करते हैं, या इसके आगे सॉरी इसके आगे लिखता हूं 1.66 into 10 raised power -27 किलोग्राम के इक्वल है। अब आपने इसे आपने क्या बोला, आपने बोला है इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका 1/12 होता है। कार्बन 12 का जो एक एटम है उसके मास का क्या होता है, 1/12 होता है। इसका मतलब है मुझे पहले कार्बन 12 का एक एटम का मास निकालना है। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 1 मोल है, 1 मोल, आपको मोल का कांसेप्ट आपने पढ़ा लेकिन आज भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सिंपल होगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो आप बोलेंगे सर वो कितने के इक्वल होगा, वो 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स होंगे, 23 एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन 12। तो आप बोलेंगे ये कितने होगा, इतने एटम्स के इक्वल होगा और इसका मास कितना होगा, 12 ग्राम। इतने एटम्स हो 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स हो तो आपके पास कितना है, 12 ग्राम। अब मैंने कितने एटम लेने हैं, मैंने लेना है एक एटम लेना है। तो उसका कितना इक्वल आएगा, 12 over 6.02 into 10 raised power 23 ग्राम के इक्वल। ठीक हो गया। अब जब आप इसको करेंगे तो यहां पे एक वैल्यू याद रखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1.99
into 10 रेज पावर ये ऊपर जाएगा तो -23 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास ये क्या आ गया है, ये आ गया है mass of an atom of carbon 12। अब हम इसको इसकी वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं। जब वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 AMU is equal to 1/12 into 1.99 into 10 raised power -23। साथ में क्या है, ग्राम, क्योंकि मैस है। अब जब आप इसको करेंगे डिवाइड तो आपके पास ये क्या आएगा, 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, लेकिन चूंकि एमडी कैट में कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं होती, आप इसको यहां पे प्रैक्टिस करके जाइए। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि कार्बन का जो एक एटम होता है उसके जो मास होता है वो कितना होता है, और फिर यहां से हमें अब जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उसको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 पे डिवाइड करोगे तो ये 24 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -27 किलोग्राम। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने क्या बोला, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ये एक ऐसा मास होता है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के मास को कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ मेजर करते हैं। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट बोल दिया हमने। क्यों स्टैंडर्ड यूनिट बोला, तीन रीजन बता दिए हमने। हाईली अबंडेंट है, स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, होल नंबर में आता है 12.00। फिर हमने बोला इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एटम टू द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो हमने बोला जो कि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान का रेशियो है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बुक इसकी यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। लेकिन खबर था जो चेक करूं दस आपने क्या बताया कि इसमें यूनिट क्या है, एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यानी द यूनिट यूज्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एएमयू। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे तो इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 होता है। तो मतलब हमने बोला ये कार्बन है, कार्बन 12 का एक एटम है, एग्जांपल ले लें, तो इसके जो मास है इसमें मैं इसके 12 इक्वल पार्ट्स करूं तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 एएमयू के इक्वल। और 1 एएमयू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1.66 into 10 to the -24 ग्राम आया, किलोग्राम के अंदर करने तो -27 ग्राम आया। अब हमने इसको ये प्रूव भी किया कि क्या ये वाकई ऐसे होता है। तो हमने बोला 1/12 होता है मास ऑफ एटम। पहले हमने कार्बन 12 के एक एटम का मास निकाला। हमने बोला एक मोल लेंगे तो कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स का कितना मास होता है। तो एक एटम का निकालने का मतलब है इसको इस पे डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमने एक एटम का मास निकाला 1.99 into 10 to the -23 ग्राम। जब हमने निकाला तो हमने इसके अंदर उसकी वैल्यू की 1/12 ऑफ, और यहां पे मास ऑफ एन एटम पुट किया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। क्लियर, एकदम क्लियर हुआ है। तो ये सारी कहानी थी आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास की। अगली चीज आ जाती है एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले हमने क्या करना है, हमने एक छोटी सी चीज पढ़नी है, दैट इज आइसोटोप। आइसोटोप को पढ़ना है। आइसोटोप को पढ़ेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास समझ में आएगा। और एवरेज एटॉमिक मास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से अक्सर जो है वो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। आपके एमडीके के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। उसका एक दो एग्जांपल हम सॉल्व भी करेंगे, फिर इस चैप्टर के एंड में मैं इंशाल्लाह आपके साथ 100 या 200 एमसीक्यूज इस चैप्टर का डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा अब हमने सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, यहां पे हमने सबसे पहले डिस्कस करना है बच्चे आइसोटोप। आइसोटोप, ठीक है जी। अब आइसोटोप के अंदर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आइसोटोप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और टॉप का मतलब होता है पोजीशन। आइसो का मतलब सेम और टॉप का मतलब होता है पोजीशन। तो बात शुरू हुई आइसोटोप क्या होते हैं, these are the atoms of an element, the atoms of same element। एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं which has same atomic number but different mass number। mass number इनका क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। अब मैंने कल के लेक्चर के अंदर एक बात की थी दैट कि एटॉमिक नंबर इज फिक्स्ड फॉर वन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट के लिए हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कल के लेक्चर में बात की थी। और जो मास नंबर होता है इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर वन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट के लिए कभी भी फिक्स नहीं होता। तो एक डेफिनेशन होगी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास। अगली डेफिनेशन हम इससे क्या निकाल सकते हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कहते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैज same number of protons and electrons। याद रखें एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होंगे। एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
different number of neutrons is also called isotop। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सब बात कर लेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं इसी। मतलब फॉर एग्जांपल कहते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप। हाइड्रोजन क्या है, 3 आइसोटॉप। हाइड्रोजन हमने कल बोला था कि एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स है, सेम एटॉमिक नंबर क्या है। अब इसमें एक आइसोटॉप होगा जिसका मास 1 होगा, एक का 2 होगा और एक का 3 होगा। जो 1 1 वाला है उसको हम कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम कहते हैं। जो 2 वाला है उसको हम बच्चे ड्यूट्रियम कहते हैं, ड्यूट्रियम। और जो 3 वाला है उसको बच्चे हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रीटियम कहते हैं। और समझ आ रही है, ट्रीटियम कहते हैं। अब यहां से मैं अगर निकालूं तो मुझे पता है मैंने निकाला है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं इसकी बात करता हूं जिसका प्रोटॉन नंबर क्या है, 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका मास नंबर क्या है, 1। तो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं। बात समझ आ रही है, एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक वेट भी कहते हैं। पिछली वीडियो में ये चीज। अब इसमें एक प्रोटॉन है और इसका मास नंबर 1 है, इसका मतलब 1 में हम 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके अंदर प्रोटॉन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन ड्यूट्रियम की बात, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन तो 1 है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 है। लेकिन इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका मतलब 1 में मैं क्या प्लस करूंगा, 2 हो जाए, तो 1 में मैं 1 प्लस। अगली बात ट्रीटियम की बात करते हैं। मतलब ट्रीटियम का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है, मतलब प्रोटॉन तो 1 है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 है। लेकिन मैं 1 में क्या प्लस करूंगी, 3 आ जाए, 2 प्लस। अब अगर आप देखो तो यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, 1 1 1। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन हमारे पास डिफरेंट है। तो हमारे पास न्यूट्रॉन क्या होंगे, 0 1 2। तो हमने बोला atoms of an element which has same number of protons and electrons but different number of neutrons is called isotop। अब इनको आइसोटॉप क्यों बोलेंगे, क्योंकि बच्चे आइसोटॉप की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सेम होती है, फिक्स रहती है। कार्बन के जो हाइड्रोजन है इनके 3 आइसोटॉप है, 1 2 3, क्लोरीन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, लेकिन इसकी पोजीशन सेम है। हाइड्रोजन आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर हमेशा पोजीशन 1 पे मिलेगा, पोजीशन 1। और समझ आ रही है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको आइसोटॉप कहते हैं। इसलिए हम इसको आइसोटॉप कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी क्या है, पोजीशन सेम। बात समझ आ रही है। अब अगली बात सुनिए, चूंकि इनका प्रोटॉन नंबर सेम है, इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से बच्चे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। आइसोटॉप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। बात समझ आ रही है। हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है सेम, इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम। लेकिन इनका क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्या है बच्चे, इनका मास नंबर डिफरेंट है। तो जो मास नंबर होता है जब वो डिफरेंट हो तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है बच्चे, डिफरेंट हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। क्लियर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, कलर डिफरेंट हो सकता है, स्मेल डिफरेंट हो, दीस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मास नंबर डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो मतलब यहां से निकाला आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा अगली बात हमने अब डिस्कस करेंगे, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमने डिस्कस करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। थक गए हो तो पानी पी सकते, पानी का एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सांस लो, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत दफा न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास में ना मैंने कल एक बात की थी दैट एटॉमिक मास इज ऑलवेज अ होल नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, हमेशा एक होल नंबर होता है।
ठीक है, लेकिन अब याद रखना एवरेज एटॉमिक मास का जो वर्ड है ना, वो हम किसके लिए यूज करेंगे? वो हम ऐसे एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे जिनके वन से ज्यादा जो है वो क्या होंगे? आइसोटॉप्स होंगे। यानी एवरेज एटॉमिक मास इज यूज्ड फॉर आइसोटॉपिक मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अगर आइसोटॉप एक से ज्यादा है तो फिर हम उसका क्या ले लेते हैं? हम उसका एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए होता है? सिर्फ आइसोटॉप्स के लिए होता है। ठीक हो गया? अच्छा अगली बात, जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास, हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप है, यानी फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। तो हम इन तीनों के जो एटॉमिक मास है, मास नंबर है, मास नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ, सॉरी परसेंटेज के साथ, रिलेटिव अबंडेंस के साथ, यानी रिलेटिव अबंडेंस प्लस फिर जो दूसरा आइसोटॉप है यानी M1 है ये और M2 आइसोटॉप उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ उसको मल्टीप्लाई प्लस M3 का मास और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिलेटिव और टोटल आंसर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 100। टोटल आंसर को हम डिवाइड कर देंगे 100। ये बात समझ आती है कि नहीं आ रही? अच्छा अगली बात सुनो, हमारे पास ना ये जो रिलेटिव अबंडेंस होती है बच्चे, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट आइसोटॉप से। यानी ये 3 आइसोटॉप्स हैं, ये 3 आइसोटॉप हैं, हर एक की रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट होगी, हर एक की रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है दैट कि आपके पास फॉर्मूला क्या है? m into में रिलेटिव अबंडेंस। अब एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पहले वाली कि जो रिलेटिव अबंडेंस है, सम ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑल आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप होंगे उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस का सम आएगा वो 100 आएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 है तो मैं क्या करूंगा, तो पहले की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो x1 है, प्लस दूसरे की रिलेटिव अबंडेंस x2 है, प्लस तीसरे की रिलेटिव अबंडेंस x3 है, तो ये सारा सम किसके इक्वल आता है? 100 के। बात समझ आ रही है यार? तीनों का जो है सम जो है किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के। इसके लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है, हमने क्या करना है, हमने m1 का जितने आइसोटॉप है उसको मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ, प्लस m2 के मास को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, प्लस m3 के मल्टीप्लाई करना है x3 के साथ, प्लस आगे सो हम जितने भी आ रहे हैं और फाइनल आंसर को हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ? 100 के साथ। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एंड एवरेज एटॉमिक मास मे बी इन फ्रैक्शंस। एवरेज एटॉमिक मास किसमें हो सकता है? फ्रैक्शंस में। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास देखें और आपको किसमें मिले? फ्रैक्शंस में मिले, तो आपने फौरन से समझ जाना है कि ये उसका क्या है? ये उसका एवरेज एटॉमिक मास, उसका एवरेज एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नहीं। एटॉमिक मास कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भैया भाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो कभी भी प्रोटॉन हाफ नहीं होगा, 0.33 नहीं होगा, 0.25 नहीं होगा। हां, लेकिन ये जो एवरेज एटॉमिक मास है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस जो है वो फ्रैक्शन में हो सकती है। जब रिलेटिव अबंडेंस फ्रैक्शन में होगी तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास भी किसमें आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे की दैट एवरेज एटॉमिक मास में भी फ्रैक्शंस। तो जहां पे आप देखो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में है तो आपने समझ जाना है ये उसका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। और उस एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटॉप है, यानी वो आइसोटॉपिक मिक्सचर है। आइसोटॉपिक मिक्सचर मैं एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कलरिंग है, कलरिंग के दो आइसोटॉप है, एक कलरिंग 35 है और एक कलरिंग 37 है। कलरिंग 37 बात समझ आ रही है? अब आप कहते हैं जी आप इसका एवरेज एटॉमिक मास है और उसने आपको क्या बता दिया? उसने आपको इसकी अबंडेंस बता दी, इसकी अबंडेंस है 75% और इसकी अबंडेंस है 25%। 25%। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लगा, मैं कहता हूं एवरेज एटॉमिक मास, average atomic mass will be equal to, average atomic mass will be equal to, इसका मास कितना है? 35 मल्टीप्लाई बाय इसको कर देते हैं 75 से, प्लस इसको 37 मल्टीप्लाई बाय 25 और किससे डिवाइड कर देना है? हमने 100 से डिवाइड कर दिया। बात समझ आ रही है? जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 35.5 AMU।
35 5.5। देखो यहां पे ये चीज फ्रैक्शन में नहीं थी, ना ही ये चीज फ्रैक्शन में थी, लेकिन ये चीज किसमें है? फ्रैक्शन में है। इसका मतलब है ये हमने क्या लिया? एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा इसके आगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रजिस्टर कर लो, जो एवरेज एटॉमिक मास होगा उसकी वैल्यू उस आइसोटॉप की वैल्यू के मोर क्लोज आएगी जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। बात समझो? उस किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा उसके जो वैल्यू है वो उस आइसोटॉप की वैल्यू के नजदीक आएगी जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। समझो ये क्या है? 35 रिलेटिव अबंडेंस 75%, ये क्या है? 37 रिलेटिव अबंडेंस 25%, पर रिलेटिव अबंडेंस किसकी ज्यादा? 35। एवरेज एटॉमिक मास किसका है? 35.5। तो देखो किसके ज्यादा क्लोज है? 35 के 37 के? तो 35, यानी आप किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें दो आइसोटॉप हैं या तीन आइसोटॉप हैं, तो इसकी में से कौन से आइसोटॉप की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। एवरेज एटॉमिक मास 35.5 तो है 35 37। तो मुझे एक बात अंडरस्टूड हो जानी चाहिए, नेक्स्ट हाईली अबंडेंस किसकी होगी? 35 की। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई है? अच्छा अब इस वैल्यू के अंदर ना, इस वैल्यू के अंदर अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया हो और आइसोटॉप का मास दिया हो तो हम इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है? मैं इसको डिस्कस करूं। एमसीक्यू के अंदर एक एमसीक्यूज आया। अब वो एमसीक्यूज क्या था कि आपके पास ना बोरॉन एक एलिमेंट है, बोरॉन का जो एटॉमिक मास है, बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास है वो 10.8 AMU है, 10.8 AMU है, और उसके दो आइसोटॉप हैं, एक है बोरॉन 10 और दूसरा है बोरॉन 10 और दूसरा है बोरॉन 11, दो आइसोटॉप है। आप बताएं, उसने बोला आप बताएं जरा आपके पास बोरॉन 10 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी होगी? तो अब हम इसके लिए ना यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, इसको मैं B10 को लिख लेता हूं कि मेरे पास M1 है, तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी? X1। और मैं लिख लेता हूं जो B11 है वो मेरे पास क्या है? M2 है, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी होगी? X2 होगी। बात समझ आ रही है ना? अच्छा अब हमने क्या बताना है कि रिलेटिव अबंडेंस निकालिए बोरॉन 10 की। अब हम कहते हैं कि हमने एक बात यहां पे पीछे डिस्कस की थी कि जब हम x1 और x2 को प्लस करेंगे तो रिलेटिव अबंडेंस किसके इक्वल आएगी? 100 के इक्वल आएगी। तो मैं अगर यहां से x2 की वैल्यू निकाल दूं, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 100 माइनस x1, 100 माइनस x1। अब मैं ये वाली वैल्यू यहां पे रखता हूं, एवरेज। मैं कहता हूं एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू m1 कितना है? 10 मल्टीप्लाई x1 हमने फाइंड करना है प्लस m2 कितना है? 11 और x2 की वैल्यू हमने निकाल ली 100 माइनस x1। मैंने बोला आपने इसको क्या करना है? 100 पे डिवाइड करना है, 100 पे डिवाइड, ठीक है? अब इसमें एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू 10.8 ऐसे है, 10.8। तो आप जब इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10x1, 10 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x1 आ जाएगा, प्लस 11 को 100 से करेंगे तो 1100 आ जाएगा, माइनस 11x1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100। अब आप 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10.8 इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस 11x में से 10x किया तो माइनस x1 प्लस 1100। अब आप जब इसको करेंगे तो ये आपके पास 1080 आएगा, कितना आएगा? 1080, तो विल बी इक्वल टू माइनस x1 प्लस 1100। आप क्या करें? आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो आप जब ऐसे करेंगे तो ये माइनस x1 इधर आके x1 हो जाएगा, x1 ये इधर क्या है? 1100 माइनस 1080 इज इक्वल टू कितना बचा? 20। तो मेरे पास x1 यानी रिलेटिव अबंडेंस आ गई, किसकी? रिलेटिव अबंडेंस x1 किसकी बोला था हमने? 10 वाले की, तो 10 वाले की हमने रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी थी, कितनी है? 20%। अब आपको इसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। आपने इस वाली वैल्यू के अंदर पुट किया, आपने बोला x1 कितनी है? 20 है, x2 मैंने फाइंड करनी है, किसके इक्वल है? 100 के इक्वल। ये इधर जाके माइनस कर दो तो x2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 80%। एकदम क्लियर हुई बात? एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज है, ये वाला जो मैंने करा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अच्छा इसी के ऊपर ना एक और भी लगा सकते हैं, अगर किसी एलिमेंट के 2 आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के,
तो आपको बोला जाए किसी एक आइसोटॉप की क्या करो, रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करो, तो आप क्या करें, आप उसमें से हैवियर वाले की निकाल लें, परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटॉप। अब आप देखो इसमें से जो परसेंटेज ऑफ हैवियर वाली है उसकी कैसे निकालेंगे कि हमारे पास ये B10 है, B11 हमने हैवियर वाली निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा फ्रैक्शनल मैस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन मैसेस। मैस डिफरेंस निकालेंगे, मैस डिफरेंस और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। ये हैवियर वाला आइसोटॉप निकालेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लो। अब फ्रैक्शन मैस में अगर हम एवरेज एटॉमिक मैस की बात करें, ये एवरेज एटॉमिक मैस इसमें फ्रैक्शन मैस कितना है, 0.8 डिवाइडेड बाय मैस डिफरेंस 11 और 10 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8 तो 80%। अब आपके पास हैवियर वाला आ गया, हैवियर वाला कौन सा, 11 वाले के 80 हमने भी पहले क्या निकाली थी 80, इसका मतलब अगर 10 वाले की निकालनी हो तो 100 माइनस 80 कितना आएगा, 20 आएगा। जो आपको फार्मूला अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो, आपको ये वाला फार्मूला अच्छा लगे आप ये वाला फार्मूला लगा लो, आपको ये वाला फार्मूला अच्छा लगे आप ये वाला लगा लो। इसी तरह से हम ट्रिक के साथ हर एक चीज को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कांसेप्ट समझ में आए। जो चीजें मैंने डिस्कस की, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस किया, ये आपको समझ में आएंगी। तो ये था हमारा डे 2। अब डे 3 के अंदर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस स्पीड से चलेंगे ना तो हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें और रामलीला जो केमिस्ट्री की है वो समझते रहें। अल्लाह हाफिज।